बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम से एक अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो सोडियम पॉजिटिव 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन हासिल होगा। इसके लिए हमें 496 किलोजूल एनर्जी देना पड़ेगी। लिहाजा सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 496 होगी। उसके बाद कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडो मीन एंडर्स, थर्मिक मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर इनसाइड फ्लो करता है। उसकी रीजन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। बेटा अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। 9th क्लास के आपने तीसरे चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है पहले छठे चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो डिटेल में आयोनाइजेशन एनर्जी को बयान करता है। वहां पे हमने बात की कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निकाला जाता है तो वो पहले लो एनर्जी स्टेट पर होता है, तो निकलने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट पर पहुंचता है। सो लो से हाई एनर्जी स्टेट पर जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नंबर 2, एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। इफेक्टिव मीन पुरअसर, न्यूक्लियस की जानब से एक पुरअसर कशिश की कुव्वत लग रही होती है। लिहाजा अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ें। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स हैं। इट कैन बी डिवाइडेड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेट्रा। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी में से निकालते हैं तो वो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और अगर इसी तरह हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। रीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम के किसी भी एटम के जानब से जितने इलेक्ट्रॉन खाली किया जा रहा होता है जहां सा नंबर वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। चूंकि मैग्नीशियम तीसरे पीरियड में पाया जाता है, लिहाजा इसका शेल नंबर 3 और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। इसका मतलब कि इसके बैलेंस शेल, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये खाली करता है। लिहाजा पहला इलेक्ट्रॉन खाली करेगा तो उसके लिए 738 किलोजूल पर मोल हमें एनर्जी देना पड़ेगी और वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर चुका होता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है और वो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन खाली करता है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है और वो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। उसके लिए हमें 1451 किलोजूल एनर्जी देना पड़ती है। उसके बाद मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं और उनका ताल्लुक क्या होता है इन फैक्टर्स के साथ, वो यहाँ पे बयान किया गया है। नंबर 1, एटॉमिक साइज जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकता है। उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बेटा याद रखिएगा, इनवर्स के मीनिंग होते हैं रिवर्स के, यानी कि एक में जो तब्दीली आएगी दूसरे में उसका उल्ट तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पे अगर एटॉमिक साइज कम होगा, कमी है, तो उसका उल्ट क्या हो सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होगा। इस तरह से
इनवर्स तब्दीली आती है। अगर एटॉमिक साइज में इजाफा होगा, इजाफा हो जाए, इंक्रीज आ जाए, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाए, तो उस वक्त इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो एक चीज में तब्दीली जाती है दूसरी में भी वही तब्दीली जाती है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या ताल्लुक होता है? शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इसका डायरेक्ट होता है, लेकिन पहले हम समझेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग का लफ्ज शील्ड से लिया गया, शील्ड के माने होता है तहफ्फुज कर लेना। हम जानते हैं कि हमेशा मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सो नेट न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव। और एटम के इर्द-गिर्द जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। सो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन वैलेंस शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को या अंदर वाले शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब खींचते हैं। जब वो अपनी जानब खींचने की कोशिश करते हैं तो दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने की वजह से उस इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक लेंगे। जब वो उसे रोक लेंगे तो वैलेंस शेल जो है वो दूर चुके होता है, तो जितना ज्यादा अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला होता है उतनी कम अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। इसका मतलब जब कम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी तो उसमें से उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि एनर्जी कम देना पड़ती है। सो इसके साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट हो गया कि जितना दरमियान में रोक दिया जाएगा, शील्ड कर दिया जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स को, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि शील्ड ज्यादा किया गया, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो गई। बेटा अगर आपको याद हो, आपने छठे चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था कि शील्डिंग इफेक्ट मेक्स द एटॉम फॉर्मेशन इजी। उसकी वजह यही है कि जब शील्डिंग ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब वैलेंस शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स ना होने के बराबर होती है। जब ना होने के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, सो कम एनर्जी देना पड़ती है। उसके बाद नंबर 4 जो फैक्टर इफेक्ट कर सकता है ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसी भी एटम के ऑर्बिटल की जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगा उसमें इजाफा हो जाएगा। याद रखिएगा ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसके एबनॉर्मल ट्रेंड का बहस करता है। ठीक है, एबनॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमारे पास मतवक्के ट्रेंड होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आके फ्लक्चुएशन आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। उस ट्रेंड, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल पॉइंट कहते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड, जनरली टॉपिक लफ्ज जनरली यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसी एबनॉर्मल ट्रेंड की वजह से मैंने लिखा है कि अमूमी तौर पे लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह क्या होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। आपने पहले लेक्चर नंबर 4 में भी ये बात पढ़ी है कि एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इसका मतलब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कदरे करीब आ जाते हैं। जब वो करीब आ जाते हैं तो दरमियानी फासला कम होने की वजह से उन पे कशिश की कुव्वत बहुत ज्यादा लग रही होती है। जब कशिश की कुव्वत ज्यादा लग रही होती है तो उस वक्त उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और हम कहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है। इसी तरह इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी मैंने बोला कि कशिश की कुव्वत, अगर लफ्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे हम गौर करें तो वो क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की एक कुव्वत है। इफेक्टिव और असर, न्यूक्लियर का लफ्ज न्यूक्लियस से लिया गया, यानी कि न्यूक्लियस की पर असर कशिश की कुव्वत। पर असर से मुराद कि कितनी सूदमंद होगी, कितना वो असर रखती है उसके ऊपर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन which requires more energy, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, एटॉमिक साइज कम होता है, तो उस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो उस वक्त ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है
जनरली ट्रेंड जो हमने अभी बयान किया उसके मुताबिक मतलब के तौर पे अगर ट्रेंड का हम जो है सीक्वेंस लिखें, आगे लिखें, तो हमें नजर आता है कि लिथियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उससे ज्यादा बेरिलियम की, उससे ज्यादा बोरॉन की, उससे ज्यादा कार्बन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा नियॉन की होगी। याद रखिएगा बेटा, अक्सर बच्चे ना भूल जाते होते हैं ये छोटा है और बड़ा है की अलामत, ग्रेटर है एंड स्मॉल। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसान है। रोजमर्रा जिंदगी में हम कहते हैं कि जिसके पास जितना पैसा होता है उसका पेट नहीं भरता, एक कुदरती बात है, इंसान लालची है, बाय नेचर हम लालची है। तो ये वही बात है कि जो चीज बड़ी है ऑलरेडी वो वैल्यू बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसका मुंह खुला हुआ है। सो जिस तरफ ओपन एंड होती है वो इट मींस वैल्यू ग्रेटर होती है, और जिस तरफ क्लोज एंड होती है तो थोड़ा वैसा होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मेजॉरिटी। तो ये मैंने एक जनरल जस्ट आपको रोजमर्रा माशरे के अंदर जो हम कहावतन बात बोलते हैं मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे अमीर लोग जो होते हैं वो बाकी तौर पे बहुत लालची होते हैं और सारे गरीब जो होते हैं वो बहुत ही जो है शरीफ और नफ्स होते हैं। ये इंसान के ज़मीर की बात है, लेकिन हम मुहावरतन जो घर में बात करते हैं, जो हम माशरे में बात करते हैं, मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट याद करने के लिए आपको बोला बेटा। But observe the trend of ionization energy of second period and values of second period. मैंने नीचे second period के ionization energy की values को भी लिखा है और मैंने उसके ट्रेंड को भी लिखा है। तो लिथियम की कम होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, होना भी ऐसे चाहिए। और उसके बाद बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होती है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि बेरिलियम की कम होगी, बोरॉन की ज्यादा, लेकिन हो क्या गया कि बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। बेरिलियम की 899 यानी कि 99 899 किलो जूल हमें रिक्वायर होती है बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ 801 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम की ज्यादा हो गई है, एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया। उसके बाद बोरॉन की कम होती है कार्बन से, बिल्कुल ठीक है, कार्बन की कम होती है नाइट्रोजन से, बिल्कुल यही मतलब क्या था। फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मतलब के तौर पे था कि नाइट्रोजन की कम होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली तौर पे मेजर्स की वैल्यूज, तो हमें यह अंदाजा हुआ कि नाइट्रोजन की 1402 किलो जूल एनर्जी होती है, जबकि ऑक्सीजन की 1314 यानी कि उससे कम हो जाती है। ये भी एक एबनॉर्मल पॉइंट है, मैंने एबनॉर्मल पॉइंट्स लिखे, उनको रेड कलर से मार्क कर दिया आसानी के लिए। इसी तरह ऑक्सीजन की कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही है, और फ्लोरीन की कम होनी चाहिए, नियॉन की ज्यादा है, बाकी तौर पे ऐसा ही है। अब हमें इस बात की भी वजाहत करनी है कि ये एबनॉर्मल पॉइंट्स क्यों आते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा होगी स्टेबल, वो उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखता होगा। चूंकि वो स्टेबल है तो इसका मतलब उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई है। According to general trend, beryllium should be lesser than boron and nitrogen should have lesser than oxygen. But actually order is reversed. This is due to most stable orbital electronic configuration of beryllium and nitrogen than boron and oxygen respectively. अब हमें यहां से ये पॉइंट समझ में आता है कि अगर बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है और इसी तरह नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीजन से ज्यादा है तो इसका मतलब बेरिलियम की बोरॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। तो अब हमें ये ढूंढना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनकी लिख लेते हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो याद रखिएगा ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट स्टेबल इफ दे आर एम्प्टी। तीन हालतों में ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल समझा जाता है। अगर वो एग्जैक्टली तौर पे एम्प्टी हो यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, हाफ फिल्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होना चाहिए, यानी कि अगर एस ऑर्बिटल है उसके टोटल
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 आ जाएगा, या p ऑर्बिटल है उसमें टोटल 6 आ सकते हैं तो 3, इसी तरह d ऑर्बिटल टोटल 10 है तो 5, और f ऑर्बिटल उसमें टोटल 14 है तो 7 अगर होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और फुलफिल, या फिर वो मुकम्मल तौर पे फिल किया हुआ, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें आ सकते थे वो सारे फिलअप कर दिए गए। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो बेटा बेरिलियम और बोरॉन का मुआवजा करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर आ रही है कि 1s2 2s2 और 4 इलेक्ट्रॉन चुके पूरे हो गए। दूसरा शेल शुरू है, दूसरे शेल में p ऑर्बिटल भी पाया जाता है, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं इसलिए हम वहां पे 2p मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर हम मेंशन करें तो मैंने रेड से मार्क कर दिया कि उसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। बेटा अगर आपको याद हो आपने ये बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था फर्स्ट ईयर के 6वें चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर आपको 2 एग्जांपल्स वहां पे दी हुई थी, एक आपको इथाइन की एग्जांपल दी हुई थी और एक आपको बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो आपने पढ़ा था वो sp हाइब्रिडाइज होता है तो वहां पे वो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के 2p में लेके जाता है, याद होगा लेकिन आपको। तो इसका मतलब 2p मौजूद तो है और उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस पॉइंट को मद्देनजर रखें तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, इस वजह से वो मोस्ट स्टेबल है, और 2p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, वो भी मोस्ट स्टेबल स्टेट है, क्योंकि एम्प्टी स्टेट में स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन समझी जाती है। तो जबकि अगर हम बोरॉन का मुआवजा करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है कि 1s2 2s2 2p1। अब देखें इसके 2p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो इसके 2p में 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एम्प्टी हो जाएगा, तो ये मोस्ट स्टेबल हो सकता है, लिहाजा वो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से खारिज करता है और इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और बेरिलियम की ज्यादा रहती है। इसी तरह हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों का मुवाजना करते हुए हमें नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर चूंकि 7 था, उसके 2p के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। 3 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल स्टेट रखता है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर 2p4 है, उसके 3 के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन p के अंदर मौजूद है वो आसानी से निकाला जा सकता है, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बेटर द ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर कोई अबनॉर्मल ट्रेंड नहीं पाया जाता बेटा, वो जनरल बात है कि डाउन द ग्रोथ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सॉरी यहां पे बेटा इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस आ जाएगा, ठीक है। आपने यहां पे इंक्रीजेस की जगह क्या करना है, डिक्रीजेस। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। उसके बाद शेडिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बैलेंस शेल पर कशिश की कुव्वत बहुत कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, उसको कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1A के मैंने कुछ एलिमेंट्स की वैल्यूज यहां पे लिखी हैं कि लिथियम की 520 होती है किलोजूल पर मोल, सोडियम की 496 उससे नीचे है, कम हो गई, पोटेशियम उससे नीचे है, उसकी 419 किलोजूल पर मोल होती है, रुबिडियम उससे भी नीचे है, 403 होती है। इसी तरह सीजियम बेटा 377 किलोजूल पर मोल रखता है, वो उससे भी कम वैल्यू रखता है। उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको बेटा दी गई है। पीरियड के अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन से हीलियम तक बढ़ गया, उसके बाद सेकंड पीरियड देखो लिथियम से बेरिलियम तक बढ़ी, बेरिलियम से बोरॉन तक कम हुई, बोरॉन की कम है, फिर कार्बन की उससे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा, ऑक्सीजन की फिर कम, फ्लोरीन की उससे ज्यादा और नियॉन की उससे ज्यादा। इसी तरह अगर ग्रुप में हम देखें तो लिथियम से कम सोडियम की, सोडियम से कम पोटेशियम की, पोटेशियम से कम रुबिडियम की, रुबिडियम से कम सीजियम की। इसके बाद बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है
कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वो आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस वक्त रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे तो उसमें वक्त इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ती है, और हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद भी करना है, अगर कोई प्रॉब्लम बने तो आप पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया।